मेरे पीछे आओ। हम राहदारी की दीवार के साथ लगकर रेंग रहे थे। मैं उस सारे इलाके से वाकिफ था। आगे जाकर राहदारी उस तरफ घूम जाती थी जिधर निचली मंजिल को जाने वाली सीढ़ियां थी और जहां पोशाली की इत्तला के मुताबिक रात को 2 सिक्योरिटी ऑफिसर पहरे पर होते थे। जहां राहदारी बाएं तरफ घूम गई थी वहां छत के साथ बल्ब जल रहा था। अब ये खतरा सामने था कि किसी भी वक्त कोई सिक्योरिटी ऑफिसर उतर आ सकता है। पोशाली रेंगती हुई दीवार के साथ लगकर वहां जाकर रुक गई जहां राहदारी घूम जाती थी। उसने सर जरा आगे निकाल कर देखा और फिर पीछे घसीटती हुई मेरे करीब आकर उंगली से इशारा किया, जिसका मतलब था कि वहां सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है। हम मौत के पेट में आ गए थे। पीछे एक लाश भी छोड़ आए थे। मैं पोशाली के पांव के करीब रेंग कर आ गया था। खुला चाकू मेरे हाथ में था। पोशाली कोहनियों के बल आगे बढ़ी। उसने सर बाहर निकाल कर दूसरी जानिब देखा। फिर खुदा जाने कहां से जैसे एक बिजली सी लपकी। वो तड़प कर राहदारी के दरमियान में आकर दोनों टांगे फैला कर खड़ी हुई। रिवॉल्वर दोनों हाथों में लिया और ठक 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 ऊपर तले 3 फायर कर दिए। साथ ही वो तेजी से बैठ गई और जिधर फायर किया था उधर पुलप की। मैं उसके पीछे पीछे गया। क्या देखता हूँ कि सिक्योरिटी गार्ड की लाश फर्श पर दोहरी पड़ी है। नीचे दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। साइलेंसर लगे रिवॉल्वर की एक ही गोली ने ताला खोल दिया। हम लाश को साथ ही लेकर तहखाने में आ गए। आगे एक ग्योड़ी थी। उसके आगे दीवारों के साथ शेल्फ लगे थे जो छत तक चले गए थे, जहां ट्यूबलाइट्स रोशन थी। पोशाली जहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। हमने दरवाजा बंद कर दिया। पोशाली मुझे लेकर समरनॉफ की मेज पर आ गई। हमने उसकी दराजों के कुफल तोड़ डाले और फाइलों और खुफिया कागजों को देखना शुरू कर दिया। दूसरा गार्ड वहां नहीं था। उसके आने का धड़का लगा हुआ था। वो किसी वक्त भी आ सकता था। अचानक पोशाली तड़प कर तहखाने के दरवाजे की तरफ लपकी। उसने दीवार वाले सॉकेट के डिब्बे को खोलकर बड़ी एहतियात से अलार्म के तारों को अलग कर दिया। मैंने कहा, दूसरा सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? पोशाली समरनॉफ के कागजात को देख देख कर फेंकते हुए बोली, कुछ मालूम नहीं। इसका मतलब था कि किसी भी वक्त हमारा पांव किसी बारूदी सुरंग पर पड़ सकता था। अब मुझे शिद्दत से एहसास होने लगा कि पोशाली में एक दलेर कमांडो जैसी जहानत और दूरंदेशी नहीं है। वो जज्बात की रौ में बहती हुई मुझे भी अपने साथ एक ऐसी जगह ले आई थी जहां कदम कदम पर जमीन के अंदर बारूदी सुरंगें बिछी थी। हम किसी भी वक्त पकड़े जा सकते थे और उसके बाद शायद हमारी लाशें भी गायब करती जाती और सिफारत खाने वालों से कोई नहीं पूछ सकता था। पोशाली फाइलों और कागजात में से आहनी सेफ के ताले का कॉम्बिनेशन तलाश कर रही थी और सीढ़ियों में सिक्योरिटी ऑफिसर का खून बिखरा हुआ था। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड अगर आ जाता है तो फिर हमारी खैर नहीं थी। अगर अलार्म नहीं बोलता तो वो एक फायर करके सिफारत खाने के सब लोगों और दूसरे गार्ड्स को बेदार कर सकता है। मैंने पोशाली के करीब जाकर कहा, खुदा के लिए वक्त जाया न करो। यहाँ कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। सेफ के ताले पर फायर करो, शायद खुल जाए। आहनी सेफ दीवार के साथ कोने में लगा था। पोशाली जल्दी से सेफ के पास आई। रिवॉल्वर की नाली को सेफ के गोल हैंडल नुमा ताले के साथ लगाया और ट्रिगर दबा दिया। गोली फौलादी ताले से टकराई तो ज्यादा आवाज बुलंद हुई। इस आवाज ने हमारे आसाब को झंझोड़ कर रख दिया। ये खतरे के अलार्म की आवाज थी जिससे सारी इमारत गूंज उठी। पोशाली ने करीब आते खतरे से बेनियाज होकर सेफ के आहनी दरवाजे को खोलने के लिए झटका दिया, मगर सेफ बंद था। मैंने चिल्ला कर कहा, यहाँ से निकलो। हम दरवाजे की तरफ दौड़े, मगर अब ऊपर लोगों के भागने और एक दूसरे को आवाजें देने का शोर बुलंद हो रहा था। फिर सीढ़ियों पर तेजी से उतरते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी और एक फायर हुआ। मैं और पोशाली छलांग लगाकर सीढ़ियों के पीछे हो गए। जो ही पहला आदमी दरवाजे में नमूदार हुआ, पोशाली के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली उसके सीने में पेवस्त हो गई और वो लड़खड़ा कर गिरा। उसके हाथ में सब मशीन गन थी। उसके बाद दरवाजे में से हम पर फायर आने लगा। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थी, मगर अफसोस पोशाली के रिवॉल्वर में ज्यादा गोलियां नहीं थी। जब हमारी तरफ से कोई फायर न हुआ तो ड्यूटी वाले दरवाजे की ओट से 2 सिक्योरिटी गार्ड्स छलांगे लगाकर कमरे में कूदे और एकदम से फर्श पर लेटकर उन्होंने धड़ाधड़ फायर खोल दिया। गोलियां मेज के परख्चे उड़ाने लगी। 2 और सिक्योरिटी गार्ड्स छलांग लगाकर अंदर घुस आए और उन्होंने हमें हाथ खड़े करने का हुक्म दिया। हम कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने पोशाली की तरफ और पोशाली ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पुरअज़्म चमक थी। उसका रिवॉल्वर खाली हो चुका था। उसे आखिरी दम तक यकीन था कि वो वहां से निकल जाएगी, वरना वो खुदकुशी के लिए एक गोली रिवॉल्वर में जरूर बचा कर रखती। गार्ड्स ने हमें निहत्ता देखा तो हमारे हाथ खड़े करने का भी इंतजार न किया और हम पर पिल पड़े। 1 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने हमें अपने काबू में कर लिया। उस वक्त तक मजीद सिक्योरिटी गार्ड्स और गैर मुल्की सफीर और उसके अमले के आला अफसर भी शबखाबी के लिबास में नीचे आ चुके थे। सफीर का सर बीच में से गंजा था और वो काफी मुअम्मर था। उसने हम दोनों को घूर कर देखा और फिर आहनी सेफ के पास जाकर उसका जायजा लिया। अपनी जबान में उसने सिक्योरिटी गार्ड्स के कमांडर को कुछ कहा और अपने अहलकारों के साथ तेजी से ऊपर चल दिया।
हमारे हाथ पीछे करके हथकड़ी लगा दी गई थी। जिन हालात में हम पकड़े गए थे वो नाकाबिल यकीन और बेबस कर देने वाले हालात थे। ऐसे हालात में कोई जादूगर ही दुश्मन के नरगे से निकल सकता है। सिक्योरिटी कमांडर ने मेरा चाकू और पोशाली का रिवॉल्वर अपने कब्जे में कर लिया था। उन्होंने हमारी तलाशी ली। पोशाली की जेब से नायलॉन की रस्सी बरामद हुई। ये बात बड़ी गनीमत थी कि बॉल पॉइंट ट्रांसमीटर हम अपने साथ नहीं लाए थे। दोनों ट्रांसमीटर बॉल पॉइंट हमने पोशाली के फ्लैट में उसके पलंग के गद्दे के नीचे रख दिए थे। इसकी वजह यह थी कि हमने अपने एजेंट की हिदायत के खिलाफ ये ऑपरेशन किया था और जाहिर है हमें उससे राब्ता पैदा करने की जरूरत नहीं थी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि पोशाली का फैसला जज्बाती था और हमने इस ऑपरेशन पर ज्यादा सोच विचार नहीं किया। पोशाली को और मुझे पहचान लिया गया था। हम दोनों इसी सिफारत खाने में मुलाजिम थे। हमें इस तहखाने से भी नीचे एक तारीक कोठरी में धकेल कर दरवाजा मुकफ्फल कर दिया गया। अंधेरे में हम एक दूसरे को देखने की कोशिश करने लगे मगर जहां बहुत तारीकी थी। पोशाली ने जैसे दांत पीसते हुए कहा, सेफ में 2 अलार्म लगे थे। मैंने पूरी रिसर्च नहीं की थी। मैंने आहिस्ता से कहा, हो सकता है यहाँ खुफिया माइक्रोफोन नस्ब हो। पोशाली खामोश रही। उसने अंधेरे में मेरे कान के करीब मुंह लाकर कहा, कुछ भी हो जाए हमें जबान नहीं खोलनी चाहिए। हम इन लोगों को कुछ नहीं बताएंगे। मैं चुप रहा। मैं बहुत कुछ सोच रहा था, मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात में जैसे यलगार कर रखी थी। पोशाली एक बार फिर अपने होंठ मेरे कान के करीब ले आई। बोली, ये हमें किसी कोर्ट में नहीं पेश करेंगे। हमारी खबर किसी को मालूम नहीं होगी। हम एक गैर मुल्की सिफारत खाने में कैद थे। सिफारत खाना उस मुल्क का छोटा सा हिस्सा होता है और वहाँ मकामी पुलिस दाखिल नहीं हो सकती। वहाँ उस मुल्क का अपना कानून चलता है जिसका सिफारत खाना होता है। अगर ये लोग हमें कत्ल भी कर दे तो बाहर की दुनिया को कानो कान खबर भी नहीं हो सकती थी। इस एतबार से हम बुरी तरह फंस चुके थे। अब तक इन लोगों को समरनॉफ के कत्ल का भी इल्म हो गया होगा। मुझे यकीन था कि ये लोग हमसे पूछगिछ जरूर करेंगे और अभी हलाक नहीं करेंगे, वो हमें अजियत देते हुए हलाक करेंगे। मैंने पोशाली के कान के करीब मुंह ले जाकर सरगोशी में कहा, हम हरगिज ये नहीं बताएंगे कि चाणक्य प्लान का ब्लूप्रिंट चुराने आए थे। मुझे सबसे ज्यादा खतरा इस बात से था कि अगर पोशाली ने या मैंने कह दिया कि हम सिफारत खाने के आहनी सेफ से यूरेनियम की खुदाई वाले प्रोजेक्ट के सिलसिले में ब्लूप्रिंट उड़ाने आए थे तो कुदरती बात थी कि ये लोग हमें भारतीय हुकूमत के हवाले करते थे और फिर हमारा सारा भेद खुल जाता और मेरा मुस्तकिल मिशन तहस नहस होकर रह जाता, बल्कि मेरे साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो जाता। ये बात भी मैंने सरगोशी में पोशाली को समझा दी। आखिर मैंने उनके इतने आदमियों को कत्ल कर दिया था। वो ये कभी तस्लीम करने को तैयार न होते कि हम चोरी की नीयत से तहखाने में आए थे। अगर हम चोरी की नीयत से आए थे तो हमें समरनॉफ के क्वार्टर में जाकर उसे मौत की नींद सुलाने की क्या जरूरत थी। जासूसी के इल्जाम से हम बच ही नहीं सकते थे। अब उन्हें ये तासुर देना था कि हमें एक अमरीकी ने बहुत से डॉलर देकर सेफ में से सारे कागजात निकाल कर उसके हवाले करने के लिए कहा था। मैंने पोशाली के कान में सरगोशी की कि हम कहेंगे कि अमरीकी का नाम हम नहीं जानते। वो हमें साहिल समंदर पर मिला था। वो उधेड़ उम्र था, सर के बाल भूरे थे और कांधे चौड़े थे। उसने हमें $5000 एडवांस दिए थे जो हमने खर्च कर दिए। हमें कुछ मालूम नहीं कि वो कहाँ रहता है। इससे आगे हम एक लफ्ज नहीं कहेंगे। पोशाली ने आहिस्ता से कहा, ओके, याद रखना अगर इन्होंने हमें अलग अलग जगहों पर रखा तो फरार होने की कोशिश जरूर करेंगे और अपने एजेंट से राब्ता पैदा करेंगे। भारी कदमों की आवाज आई, फिर दरवाजा जोर से खुल गया। बाहर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। दरवाजे में से एक गार्ड ने राइफल सीधी की और पहले पोशाली का निशाना लेकर फायर कर दिया। मैं बौखला सा गया, क्या वो हमें शूट कर रहे हैं? राइफल में से बारूद के धमाके की बजाय ठक की आवाज निकली और उसके साथ ही पोशाली दोहरी हो गई। वो मेरे साथ लगकर बैठी थी, कोई शय उसकी रान पर लगी थी। उसके साथ ही राइफल से फिर वैसी आवाज निकली और इस दफा मेरी रान पर कोई शय जोर से टकराई। मैं फौरन समझ गया ये ट्रैंकुलाइजर था, बेहोशी का इंजेक्शन जो राइफल की नाली से निकलकर मेरी रान में घुस गया था। बेहोशी की ये दवा इस कदर ज़ूद असर थी कि मेरी जबान भारी हो गई और फिर मुझे कोई होश न रहा। पोशाली मुझसे पहले ही बेहोश होकर मेरे ऊपर गिर चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ खबर नहीं। जब होश आया तो मैंने आहिस्ता से आंखें खोल कर देखा। मैं लकड़ी के फर्श पर लेटा हुआ था। मेरी आंखों के पपोटे अभी तक बोझल थे। पहला एहसास मुझे ये हुआ कि मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं थी। मेरे ऊपर बांस की ढलवान छत थी जिसके अंदर से नारियल की शाखें नीचे निकली हुई थी। मेरा जिस्म शल हो रहा था। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। पोशाली मेरे करीब ही फर्श पर सीधी पड़ी थी। उसे अभी तक होश नहीं आया था। मैं कोशिश करके उठकर बैठ गया। अब मुझे अपने एक पांव में पड़ी हुई लोहे की जंजीर नजर आई। ये जंजीर कंक्रीट के एक खंभे से बंधी हुई थी जो उस छोटे से लकड़ी के दीवारों वाले कमरे के वस्त में छत के साथ लगा हुआ था।
ऐसी ही एक जंजीर पोशाली के पाँव के साथ भी बंधी हुई थी। हमारा लिबास वही था जिस लिबास में हम गिरफ्तार हुए थे। मेरा सर चकरा रहा था। मैंने सर को दोनों हाथों से थाम कर कमरे का जायजा लिया। इस कमरे की सिर्फ एक खिड़की थी जिसमें लोहे की सलाखें लगी थी। दरवाजा बंद था। खिड़की में से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी और बाहर कुछ दरख्तों की शाखें हवा में लहराती नजर आ रही थीं। दिन की रोशनी फीकी फीकी सी थी, जैसे बाहर आसमान पर बादल छाए हुए हों। कमरे में लोहे की एक कुर्सी के सिवा और कोई शय नहीं थी। मैंने आहिस्ता से पोशाली को हिलाया। 2-3 बार हिलाने से पोशाली ने आंखें खोल कर मुझे देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। वो उठकर बैठ गई, मगर उसे चक्कर आ गया और उसने अपना सर हाथों में थाम लिया। मेरे खुदा, उसने उर्दू में कहा, ये कौन सी जगह है? मैंने खिड़की की तरफ देखकर कहा, ये उन लोगों का सिफारत खाना तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये लोग हमें किसी वीरान जगह पर ले आए हैं, जहां हमसे पूछगिछ की जाएगी। मैंने एक बार फिर पोशाली को ताकीद की कि वो किसी हालत में भी चाणक्य प्लान का नाम न ले, क्योंकि फिर ये लोग हमें भारतीय पुलिस के हवाले कर देंगे और इस तरह पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचने का अंदेशा था। पोशाली ने मेरी तरफ गहरी नजरों से देखा। उसकी आंखों में नाकाबिले शिकस्त अज़्म की झलक दिखाई दे रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं मर जाऊंगी, चाणक्य प्लान का नाम नहीं लूंगी। बरामदे के लकड़ी के फर्श पर फौजी जूतों की आवाज बुलंद हुई। फिर दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। दोनों खाकी वर्दी में थे। दोनों के रंग स्याह थे। वो मुझे हबशी लगे, मगर उनके नथने और होंठ चौड़े नहीं थे। जिस्म गठे हुए थे और उनमें से एक ऊंचा लंबा था। दोनों ने सरों पर फौजी कैप पहन रखी थी। कमरे में दाखिल होते ही ऊंचा लंबा स्याहफाम आदमी हमसे 5 कदम के फासले पर आकर रुक गया। उसकी कमर से पिस्तौल लटक रहा था। कांधे से स्टेन गन लगी थी। पीठी के एक तरफ लंबा शिकारी चाकू चमड़े की न्याम में बंद था। दूसरा स्टेन गन तान कर उसके पीछे खड़ा हो गया। ऊंचे लंबे स्याहफाम आदमी ने अंग्रेजी में कहा, मेरा नाम बुचर है, खड़े हो जाओ। उसकी भारी और सपाट आवाज में सर्दमहरी और तहक्कुम था। पोशाली अपना निचला होंठ दांतों से काट रही थी। मैं गर्दन पर हाथ फेरने लगा। बुचर ने गरज कर कहा, मैं जानता हूं कि तुम अंग्रेजी जानते हो। उसने होल्स्टर से पिस्तौल निकाल कर नाली का रुख हमारी तरफ कर दिया। मैं और पोशाली खड़े हो गए। हमारे जिस्म पर अभी तक बेहोशी का असर था और पांव पर ठीक तरह से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। स्याफाम बुचर वाकई कोई बुचर लगता था। उसने एक हाथ उठाकर अपने पीछे इशारा किया। उसके पीछे जो फौजी स्टेन गन ताने खड़ा था, उसने पीछे घूम कर देखा। अब एक और वर्दी पोश स्याफाम अंदर दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में आग बुझाने वाला सिलेंडर था और दूसरे हाथ में नीले रंग के कपड़े थे। वो बुचर के करीब आकर खड़ा हो गया। बुचर ने दूसरा हुक्म दिया, अपने कपड़े उतार दो। मैं दम बहुत सा होकर उसका मुंह दकने लगा। उसने ट्रिगर दबा दिया। पिस्तौल का धमाका हुआ और गोली मेरे पांव के बिल्कुल करीब फर्श पर धंस गई। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। बुचर ने कड़क कर कहा, तुमने सुना नहीं, कपड़े उतार दो। मैंने एहतजाज करते हुए कहा, मेरे साथ एक खातून भी है, तुम्हें शर्मानी चाहिए। अभी ये जुमला मेरे मुंह से पूरा नहीं निकला था कि बुचर ने आगे बढ़कर मेरे जबड़े पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि मैं लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मेरे होंठ के किनारे से खून रिसने लगा। मेरा जबड़ा सुन्न हो गया था। 2 आदमियों ने पकड़कर मुझे खड़ा किया। जिस आदमी के पास आग बुझाने वाला सिलेंडर था, उसने उसकी नोजल का रुख मेरी तरफ कर दिया और उसके साथ ही मेरे जिस्म पर कई जरासीम कुछ दवाइयों की फुहार पड़ने लगी। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा सारा जिस्म जराबोर हो गया। इसी तरह पोशाली के जिस्म पर फुहार डाली गई। बुचर ने इशारा किया। दूसरे आदमी ने नीले कपड़े हमारी तरफ फेंक दिए। बुचर ने तहकुमाना लहजे में कहा, इन्हें पहन लो। ये खद्दर की किस्म के मोटे कपड़े के 2 लिबादे थे जिनमें कोई बटन नहीं था। मैंने और पोशाली ने जल्दी जल्दी लिबादे पहन लिए। वो लोग फौरन बाहर निकल गए और दरवाजा बंद हो गया। हम फर्श पर बैठ गए। मैंने पोशाली की तरफ कुछ झिझकते हुए देखा। पोशाली का चेहरा पत्थर की तरह खामोश और संगीन था। वो बंद दरवाजे पर नजरें गाड़े हुए थी। मैंने गहरी सांस भरते हुए कहा, मालूम होता है कि इनका हमसे पूछगिछ का प्रोग्राम तवील है। पोशाली ने नजरें सलाखदार खिड़की की जानिब उठाई और बोली, ये कौन सी जगह है? मैंने कहा, नारियल के दरख्त नजर आ रहे हैं, लगता है हम लंका में ही हैं। पोशाली ने छत की तरफ देखा। बोली, जिन्होंने हमें पकड़ा है ये इन लोगों का मुल्क नहीं है, जरूर हम किसी दूसरे मुल्क के जंगल में हैं। मैंने कहा, हो सकता है कि इन लोगों ने यहाँ की हुकूमत से जंगल में कोई फार्म ले रखा हो। ये भी हो सकता है कि किसी सियासी दबाव के तहत यहाँ की हुकूमत ने इन लोगों को ये रियायत दे दी हो कि वो इस किस्म की सरगर्मियाँ यहाँ जारी रख सकते हैं। आखिर ये एक बड़ी ताकत का सिफारत खाना है। मुझे खतरा था कि कहीं हमें हिंदुस्तान ना पहुंचा दिया हो, लेकिन जब तक उन लोगों को ये यकीन नहीं हो जाता कि हम चाणक्य प्लान चुराने वहां आए थे, वो हमें भारतीय हुकूमत के हवाले नहीं कर सकते थे। अभी तक तो उन्हें यही यकीन था कि हम उनके मुल्क के खुफिया राज चुराने तहखाने में आए थे, कि हमने किसी के कहने पर सिफारत खाने में नौकरी की थी और सिफारत खाने से हम कौन से राज चुराना चाहते थे। अभी तक तो ये उनके मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी का मामला था। हमें भारतीय हुकूमत के हवाले करने का अभी सवाल पैदा
नहीं होता था। बाहर खामोशी थी। किसी वक्त किसी परिंदे के बोलने की आवाज आ जाती। पोशाली कहने लगी, ये स्याहफाम लोग कहाँ से आ गए हैं? इनकी शक्लें जहाँ के सिनहाली लोगों जैसी नहीं है, ये हबशी भी नहीं है। मैंने सर खुजाते हुए कहा, हो सकता है ये किराए के सिपाही हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लातीनी अमेरिका के किसी मुल्क के रहने वाले हैं। इनका अंग्रेजी बोलने का लहजा लातीनी अमेरिका के लोगों जैसा है।